हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको एसएससी जीडी की क्लास में प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ आपको, तो इसमें आपके मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको जैसे ही आपके पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, वैसे ही आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट में। आप लोग ध्यान से करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेंगे। तो आप पहले से ही आप लोग क्या करिए, जो भी डाउट हो अपने क्लियर करते रहिए। आप लोग क्या करें, मैथ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठा करें। जिससे क्या होगा, आपको कोई भी अगर क्वेश्चन लगता है कि नहीं मुझे ये नोट करना चाहिए, कोई भी पॉइंट ऐसा होता है या कोई भी फार्मूला ऐसा होता है जो आपको नोट करना चाहिए, तो आप लोग ऐसा करें, उसको नोट कर लिया करें, ताकि जब आप एग्जाम क्वेश्चन को करें तो आपको कोई आसानी ना हो। आप उस फार्मूला को देख के आप कर सकते हैं, और आप सबसे मेन बात है, आप उसको लर्न भी कर लेंगे। आप दोबारा एक बार देख लेंगे ना, उसको लर्न भी कर लेंगे, फार्मूला लर्न। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट पहला करवाने वाली हूँ। आई होप मैं आप पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। आई होप अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ पूछिए। 41 क्वेश्चन देखिए, इसमें जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है उसमें 20 क्वेश्चन है। ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए 41 क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 0.8 है प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 8। तो आपको इसको क्या है, जो हमारे दशमलव का ये जो जोड़ दिया हुआ है, इसको करना कैसे है। आयो किसी को आ भी जाएगा, और जिसको नहीं आ रहा है उस देखो कैसे लिखा जाता है। पहले आप देखिए, ये जैसे हमने ये लिखा है 0.8 लिखा हुआ है पॉइंट। अब आपको करना क्या है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, आपको इधर उधर नहीं लगाना है। फिर अब लिखा है 0.08, यानी कि 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके बाद फिर 0 फिर 8। ओके फ्रेंड, फिर लिखा है 0.008, फिर लिखा है 0.008, फिर लिखा है 8, यानी कि यहाँ पे 8 लिखा है। इसके बाद ये तो आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 लिख लो। ओके फ्रेंड्स, समझने की जिससे कि आपको इक्वेशन करने योग करने में आपको आसानी हो। बस आप इसको क्या करें, ऐड कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, इसको 8, और फिर पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 8, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8.888। देखिए आंसर में है, जी हाँ, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.888। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, 8.88। यानी कि आपको अगर आपको दशमलव के जोड़ दे दिया जाए, घटाना दे दिया जाए, यानी कि ऐड करना या माइनस करना, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखेंगे, तभी आपका इसका मतलब ये जो सवाल होगा सही हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक एक क्वेश्चन है जो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फिर भी आपको कोई चीज़ डाउट होती है, कुछ चीज़ पूछना हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। 42 क्वेश्चन देखिए, 12 का 16 प्लस 15 इंटू 119 प्लस 113 माइनस 16, इसको अब ये क्वेश्चन आपको क्या है, हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो सबसे पहले 12 एक है, कोष्ठक सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कोष्ठक हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारे कोष्ठक दिए होते हैं सबसे पहले उनको करें। इसके बाद हमारा जो बॉड मॉस का फार्मूला होता है ना, इसके बाद हमारा ऑफ करते हैं। फिर इसके बाद हमारा डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। ऐसे ही तो करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, ब्रैकेट में हल कर लीजिए। जैसे 12 में एक क्या कितना बचेगा हमारा, 11। का मतलब गुणा ही होता है ना। अब 16 और 15 में को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 और 15 31, यानी कि 31। फिर मल्टीप्लाई का निशान है, तो फिर हमने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब ये ब्रैकेट है। अब ये जो हमारा 119 है और प्लस 113 है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको प्लस करना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, यानी कि 119 में हम 113 को ऐड कर देंगे। तो 119 में जब हम 113 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा,
9 3 12 की 2 1 3 2, यानी कि 232 आया। इसको ब्रैकेट में ही हल करेंगे क्योंकि अभी माइनस चिन्ह और भी हमारा लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद -16। अब हम क्या करेंगे इसको फिर से, अब पहले तो हमने प्लस कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। फिर हम उसको ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 31 गुणे, जब आप 232 में जब आप 16 का माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 216, यही तो आएगा आपका। अब आप क्या करिएगा 11 गुणा 31 गुणे 216, आप तीनों को क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर क्या मिल जाएगा 73,656। क्या मिलेगा आपको 73,656। देखिए आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, 73,656, यानी कि हमारा फर्स्ट एक ऑप्शन क्या है राइट है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको कोई जो भी कोष्टक होता है उसको हल करना, इसके बाद ऑफ दिया होता है उसको हल करना होता है, इसके बाद आपको डिवाइड यानी कि भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, आपको इसी क्रम से चलना होता है, तभी आप मतलब ये क्वेश्चन हल हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग ध्यान से समझते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं दे पाते इसलिए आपके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, हमें कैसे क्वेश्चन करना है। ओके फ्रेंड्स, 43 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है a b² c² कामा a² bc और a³ b³ c² का लासापा, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमको एलसीएम ज्ञात करना। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। जिसको आ रहा है वो क्या करें अपनी कॉपी में हल किया करें और फिर हमको कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, और जिसको नहीं आ रहा है उसको वो आप लोग क्या करें उसको देखिए मैं कैसे कर रही हूँ और आप समझिए उसको कैसे करने की कैसे करेंगे। हमको दिया है ab² c², यही तो दिया है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या a है, ए की पावर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम उसको क्या मान लेंगे एक मान लेंगे। जब हम किसी की पावर कुछ दिया नहीं होता है तो हमने क्या मान लेंगे ए, तो यानी कि ए हमको कितनी बार लिखना है एक बार लिखना है। ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई। अब b² मतलब b को कितनी बार लिखा गया है 2 बार लिखा गया है, b इंटू बी मल्टीप्लाई। c को कितनी बार देखिए कितनी बार लिखा गया 2 बार, तभी तो c² होगा, तो c इंटू सी। हम सबसे पहले ऐसे ही फैक्टर कर लेते हैं, a b² c² के हमारे हो जाए a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी। ओके फ्रेंड्स, अब हमको करना है a² bc, इसके को खंड बताइए आप लोग। a² यानी कि आप पता आपको 2 बार लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया है 2 बार लिखा गया है। b की घात कोई घात नहीं है तो इसका मतलब एक आप मानो, तो यानी कि b कितनी बार लिखा हुआ है 1 बार लिखा हुआ है। अब c की पावर भी कुछ नहीं है यानी कि 1 ही होगा, तो c की पावर को c को भी कितनी बार लिखेंगे हम 1 बार लिखेंगे। आई होप आपको ये जो हम खंड करें आपको समझ में आ रहा है। अब करना है हमको किसके गुणनखंड a³ b³ और c², a³ b³ और c², यानी कि a को कितनी बार लिखा गया है a इंटू ए यानी कि 3 बार, b को कितनी बार लिखा गया है 3 बार, b इंटू बी और c को 2 बार यानी कि c इंटू सी। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है ना आपको। देखिए एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम यानी कि जो आपको मिलते हैं वो भी लिखना है और जो आपको गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं वो भी आपको एलसीएम में ऐसे ही तो होता है। जैसे ए हमारा ये मिल रहा है ये मिल रहा है ये, यानी कि हमने ए भी लिख दिया मल्टीप्लाई। ओके फ्रेंड्स, अब बी यहाँ भी मिल रहा है बी यहाँ भी मिल रहा है बी यहाँ भी मिल रहा है, तो हमने क्या किया बी को भी लिख दिया। ओके, जो मिलते जा रहे हैं पहले उनको लिख लेते हैं, फिर जो नहीं मिलेंगे उनको भी लिख लेंगे और इसके बाद हम उसको गुणा करके देख लेंगे कि हमारा एलसीएम क्या निकलेगा। देखें फिर इसके बाद हमारा बी है, अब बी एक यहाँ भी मिल रहा है कि ये बी यहाँ भी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बी लिख देंगे। इसके बाद एक ये सी मिल रहा है एक ये सी मिल रहा है एक ये सी मिल रहा है, यहाँ पे सी लिख देंगे। अब जो मिल रहे थे तीनों में वो मैंने लिख दिया, अब जो नहीं मिल रहे हैं वो भी आप लिख दिए। जो सबसे पहला गुणनखंड उसमें क्या बच रहा है हमारा सी बच रहा है, तो हम एक बार सी और लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स,
अब सेकंड गुणनफल में हमारा क्या बच रहा है, ए बच रहा है, तो इसका मतलब हम ए भी लिख देंगे। इसके बाद थर्ड वाले गुणनखंड में देखिए 2 ए बच रहे हैं, एक ए तो एक इससे कट गया, ये एक और ए बच रहा है, ये हटा दिया। इसके बाद एक बी भी बच रहा है और एक सी भी बच रहा है। अब देखो गुणा कर लीजिए आप, इसका क्या होगा, ए देखो एक कितनी बार लिखा है, 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब। बी को कितनी बार लिखा गया, 1 2 3, यानी कि बी भी हमारा कितनी बार दिया, तो बी क्यूब। सी है तो सी कितनी बार लिखा गया है हमारा, एक मिनट देखिएगा, सी 2 बार लिख गया है, अब इसको हटाना है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये सी एक एक्स्ट्रा लिख गया है यहाँ से। तो अब हमारा सी कितनी बार लिखा गया है, 1 2 बार, तो ये हमारा सी कितने, सी का स्क्वायर। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर। बस आपको करना क्या है, जो हमारा ये ए बी स्क्वायर इसके खंड करना है, ए स्क्वायर बी सी के खंड करना है, ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर के खंड करना है। इसके बाद जो आपको तीनों में मिल रहे हैं वो भी आप उसको भी वो गुणनखंड लिख लीजिए, और जो नहीं मिलते वो भी आप लिख लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, उसको मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दे रही हूँ, फिर भी आपको लगता है कि ये मुझे नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा। 44 क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती, कितने परसेंट की मृत्यु हो जाती है, 5% जनसंख्या की, और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है आपको। तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कस्बे की जनसंख्या हमारी 100 है। क्या है, सबसे पहले आप मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कस्बे की जनसंख्या हमारी कितनी है, 100%। ओके फ्रेंड्स, इतना आया क्लियर, मैंने मान लिया। इसके बाद उसने बोला है महामारी में मृत्यु हो जाती, कितने परसेंट की मृत्यु हो जाती है, 5%, यानी 100% है, 5% की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तुम्हारे पास कितने बचेंगे महामारी के, 95%। अब ये जो 95% है ये अपने आप में 100% है, क्या है, ये अपने आप में क्या है, 100%। ओके फ्रेंड्स, फिर उसने बोला है और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। अब घबराहट के कारण जो वो लोग हैं वो छोड़ के जो चले गए हैं, 8% गए हैं, तो अब 100% में जब 8% करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 92%। अब कितने बचे हमारे, 92%। ओके, ये भी हमें ये कहाँ है, अपने आप में 100%। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। देखिए मैंने माना कुल जनसंख्या हमारी 100% है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद 5% क्या है, महामारी में मृत्यु हो गई, तो हमारे 95% बचे। ये क्या 95% क्या है, अपने आप में 100% है। इसके बाद बोल रहा है 8% घबराहट कस्बे को छोड़कर चले गए, 8% के जो, तो 92 बचा। अब हमें क्या निकालेंगे, अब कितने बचे, शेष कितने बचे, तो कैसे आप निकालेंगे शेष कितने बचे, तो अब शेष लोग कितने बचेंगे, तो ऐसे निकालेंगे 95 इंटू 92/100, ऐसे ही तो निकालते हैं जब शेष लोग, कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका 87.40%, 87.40%। ओके फ्रेंड्स, अब आपको इसको जब इन दो 95 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो आप ये 100 का डिवाइड करेंगे तो 87.40% आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब क्या बोल रहा है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की संख्या कितनी रही होगी, ये कितनी होगी, मतलब यही बताना है आपको। ओके फ्रेंड, अब आप है मतलब इतने हैं बचे 87.40% में कितने हमारे हैं, 88,274, कितने हमारे जनसंख्या है थी 88,274, तो 100%
संख्या में। तो क्या करेंगे आप, जो हमारा 88,274 है अपॉन 87.40, ऐसे तो करते हैं एक एक नियम से, 87.40 इंटू 100, क्या करेंगे इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, अभी 87.40 है, अब इसको पॉइंट हटा के हम यहाँ 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो हमारा अब ये हुआ 88,274 अपॉन 8,740 इंटू 10,000। अब आपको ये हल कर देना है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1,01,000। ओके फ्रेंड्स, 1,01,000। देखिए इतने हमारे क्या हुआ, कस्बे की कुल जनसंख्या है 1,00,000 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 44 का ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको मेरे पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मेरा फीडबैक देना ना भूलें। कैसी आपको क्लास लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आप से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, कमेंट में जाकर ज़रूर पूछिएगा कि इसका क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए 45 क्वेश्चन लेते हैं। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। 30 दिन यानी कि एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, मतलब ये जो हमारा दिन है इनको घंटे में पहले चेंज करके इसके बाद हम क्या करें, अनुपात में बनाएंगे। 30 दिन में, अब आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे, तो आपको पता है 3 दिन में, तो 24 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 3 में, 24 3 72, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, घंटे आवर। ओके फ्रेंड्स, तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे, 72 घंटे होंगे। अब हमने जब घंटे हो गया, मतलब दिन को मैंने घंटे में चेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है, अनुपात में बताना है। अब यानी कि 72 हो जाएगा अपॉन 30, यही तो होगा। दिन को मैंने घंटे में चेंज कर लिया तो मेरा आ गया 72, इसके बाद अपॉन 30, ऐसे तो अनुपात को ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, आप काट लें। जब आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12/5। अब अनुपात में पूछ रहा है तो आप कैसे लिख सकते हैं, 12/5। ओके फ्रेंड्स, 6 से जब आप काटेंगे, 6 1 9 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। ओके, तो अगर आपको नहीं आ रहा, मैंने बता दिया आपको, मैंने 6 से काटा है, तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 12/5। देखिए इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12/5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग घबराइएगा नहीं एग्जाम के टाइम, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप लोग क्या करें, अपना ध्यान पूरा एकाग्रचित्त मन लगा के आप लोग अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको आ जाएगा। घबराना नहीं है आपको एग्जाम के टाइम, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप इनको मैं जैसा पढ़ाती जा रही हूँ आप लोग उसको क्या करें, ध्यान रखिए। और आप लोग क्या जब मैं पढ़ा रही हूँ तब आपको बताती जा रही हूँ कि ऐसे ऐसे लगेगा। फिर आप लोग क्या किए, जब क्लास के बाद भी आप लोग क्या करें, इस वीडियो को क्या मतलब खोल के आप इसको सवाल इसमें से करिएगा दोबारा कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो 46 देखिए कैसा लगेगा। इसकी चाल में 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए अब आपको पता है कि चाल बराबर प्रश्न, चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है हमारा, देखिए चाल बराबर हमारे होती है, फार्मूला सभी को आता होगा, नहीं आ रहा है फिर भी देखिए, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये जो 50 किलोमीटर हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, 50 किलोमीटर हमारी ये चाल है, घंटे की चाल से पूछ रहा है ना, तो अब हम चाल की जगह हम कितना लिख देंगे, 50 किलोमीटर। कितना लिखेंगे, 50।
अब आपको दूरी पता नहीं है तो दूरी को हम डी से, तो दूरी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी को डी ऐसे लिख देंगे। अगर आपको मानना है दूरी तो आप एक्स मान सकते हैं, नहीं तो आप दूरी को डी यानी कि दूरी। अब समय देखो कितना दिया गया है, 8 घंटे। समय कितना दिया गया, 8 घंटे का। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से दूरी हमारी कितनी निकल आएगी, दूरी 8 पंच 40, यानी कि हमारी दूरी कितनी निकलेगी, 400 किलोमीटर। कितनी दूरी निकली हमारी, 400 किलोमीटर। कुछ क्लियर हुआ आपको? मैंने फार्मूला लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी दी हुई है 50, समय दिया हुआ हमारा 8। इसके बाद दूरी हमको निकालनी है यहाँ से, तो दूरी हमारी कितनी निकल आई, इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 पंच 40 यानी कि 400 दूरी आ गई। अब उसने क्या बोला है देखिए, अब उसने बोला है इसी दूरी को, मतलब ये दूरी यही माननी है हमको, 400 जितनी हमारी दूरी आई है 400, दूरी को 5 घंटों में, यानी कि दूरी हमारी 400 हो गई और समय हमारा कितना 5 घंटे तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि हुई। चलिए अब इसमें फिर से फार्मूला लगाते हैं। जब 400 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में, इसी दूरी को यानी कि हमारी जो दूरी निकली है इसी को 5 घंटे में तय करने के, यानी फिर हो जाएगा चाल बराबर, फिर से लगाएंगे आप, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमको यहाँ पे चाल नहीं मालूम है, ओके फ्रेंड्स, तो चाल निकालना है। दूरी हमारी पता है आपको 400 आ गई, समय हमारा दिया हुआ 5, तो हमारा जब यहाँ से काटोगी तो कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हमारी चाल निकली। अब उसने चाल में वृद्धि बताई थी, देखिए अभी हमारी कितनी चाल निकली हमारी 80, और पहले हमारी कितनी चाल थी 50। जो पहले हमारी चाल कितनी थी 50 किलोमीटर। तो अब हम जब वृद्धि पूछ रहा है कितने % की वृद्धि हुई, तो आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी चाल में, मतलब 30 किलोमीटर जो घंटा आया, ये हमारा चाल में वृद्धि ही निकली। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है बस, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपको SSC GD में मिलते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसलिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 47 क्वेश्चन देखिए, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय बताना है। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। देखिए कैसे, ये जो हमारा 54 दिया हुआ है, देखिए आप 1 मिनट, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा, आप 18/5 से गुणा करेंगे। जैसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, अब आपको मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आंसर हमको किस में देना है, सेकंड, समय सेकंड में ही तो दिया जाता है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18। देखिए अब इसने दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जो हमारा चाल दी हुई है हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 18 त्रिक 54, तो आपको कितना आ जाएगा, 5 दे 15 मीटर प्रति सेकंड। ओके फ्रेंड्स, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी। अब हमें समय को निकालना है, तो हमने मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज किया, तो हमने क्या, 5/18 को। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे दिया होता और चाल पूछता या किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए पूछता, तो आप लोग क्या करते, 18/5 से मल्टीप्लाई करते। तो अब हमारी चाल आ गई कितनी, 15 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब इसमें फार्मूला लगाते हैं। अब आपको पता चल गया, हमारा दूरी पता है आपको, चाल पता है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है।
तो अब रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में कितना समय लगा, तो आप लोग क्या करेंगे, समय बराबर हमारा क्या होता है, अभी मैंने चाल बराबर बताया था आपको, चाल बराबर बताया था मैंने दूरी बटे समय। अब हम समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाता है हमारा दूरी बटे चाल, यही तो हमारा हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी देखिए कितना दिया है, दूरी हमारी 150 दी हुई है और चाल हमारी कितनी 15 मीटर प्रति सेकंड निकल के आई, इसको डिवाइड कर कितना आ जाएगा हमारा 10 सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी 10 सेकंड। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 48 क्वेश्चन देखिए। हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च कर दिए। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए सबसे आप पहले आप क्रय मूल्य निकालिए कि आपने क्रय मूल्य कितना लगा। अब हीरू ने 47,000 की खरीदी, कितने की उसने खरीदी, 47,000 की उसने पहले क्या हुआ, एक पुरानी कार खरीद ली। उसके बाद उसने 3,000 उसमें और खर्च भी कर दिए। अब इसी में तो ऐड करेंगे 3,000, इसमें ऐड कर दिया तो कितना आया 0,0,0,0 यानी कि 50,000। उसको कितने में, ये जो पुरानी कार खरीदी उसको कितने में पड़ी जाके, पूरा मरम्मत सहित 50,000 में, कितने में पड़ी 50,000 में। तो हमारा मतलब सीपी कितना निकल के आया 50,000। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद उसने बोला है यदि वो कार को 58,000 में बेचता है, यानी कि बेचना एसपी हमारा कितना है 58,000, क्योंकि वो 58,000 में क्या बेचना चाहता है। अब देखिए जब उसने 50,000 में खरीदी और 58,000 में उसने बेची तो उसको कितने % का लाभ हुआ। जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, यही तो निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा दिया हुआ है 58,000 और सीपी हमारा दिया हुआ है 50,000। जब आप 58,000 में 50,000 माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 8,000 का। ओके फ्रेंड्स, कितने का आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 8,000 का। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब आपको लाभ मालूम हो गया, लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत। ओके फ्रेंड, लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला आता ही होगा, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी सीपी यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो होता है हमारा लाभ प्रतिशत का सूत्र, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब पता है आपको हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। सीपी हमारा कितना दिया हुआ 50,000 इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 का नम 5, 3 बचा, 5 6 का 30, यानी कि हमारा लाभ परसेंट कितना निकल आया 16%। लाभ प्रतिशत कितना निकला 16%। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी 16%। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी जो छात्र है वो क्या करें, क्लास को ज्वाइन कर सके। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। क्या बताना है आपको, क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए, माना सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी हमने मान लिया हमारा 100 है, कितना हमारा 100। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद उसने बोला है कि 17% का लाभ यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 का, प्रॉफिट 17 बोला है इसने, 17% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना 117। अब उसने बोला है 22% की छूट, अंकित मूल्य निकालने के लिए 22% की छूट है, अंकित मूल्य निकालने, यानी कि 22% जब छूट देता है तो 78 का कितना हो जाएगा प्रॉफिट 170, मतलब जो 22% छूट देने के बाद जो 78 हुआ वो 117 का प्रॉफिट, इसलिए 100 में 117 अपॉन 78 इंटू 100।
ओके फ्रेंड्स, क्या निकलेगा 117/78 इंटू 100। तो अब यहाँ से हमारा अंकित मूल कितना निकल के आएगा, यहाँ से हमारा अंकित मूल कितना निकल के आएगा, अंकित मूल्य ये हमारा हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, जब आपको इसको काटोगे या फिर यहाँ से कितने निकलेगा, 150 निकलेगा यहाँ से। अब आपसे पूछ रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया 150। तो यह अब यहाँ से हमारा क्या अब निकालेंगे, 1 मिनट। अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना निकला, क्रय 50। ओके फ्रेंड्स, अब हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमारा हो जाएगा 50/100। ये ऐसे ही तो निकालते परसेंटेज निकालेंगे, अपॉन सॉरी इंटू 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 50। 1 मिनट, क्या आ जाएगा हमारा 50। देखिए आइए 50%, यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 50% अधिक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 50 क्वेश्चन। 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात करना है। औसत हमारा एवरेज बना हुआ, आपको फार्मूला पता होगा, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या पता, यानी कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या या संख्याओं का। ओके फ्रेंड्स, तो पदों का योगफल यानी कि हमारे जो दिए गए हैं ये हमारे क्या है, पद है ना। तो पदों का योगफल एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब हम पदों, आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। अब मैं पद 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16। अब आपको देखो मैंने लिख दिया पदों का योगफल, यानी कि जितने भी पद थे हमने संख्याएं थी हमारी उनका योगफल योग कर दिया। इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं, यानी कि हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा ये जो हमारा 3/4 है, 5/8, 7/12, 15/16, अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब आपको फ्रैक्शन वाले ऐड सब्सट्रैक्टर या जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा। जैसे कि 4 8 12 16 का आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, 4 8 12 16 का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 48। ओके फ्रेंड्स, अब जब 4 का भाग देंगे जब 48 में तो कितनी बार जाएगा, 12। 12 का गुणा क्या करेंगे आप 3 में करेंगे, 12 12 36, कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही आपको 8 का डिवाइड करना 48 में है, और फिर इसके बाद जो आए उसमें 6, जैसे 8 का भाग 48 में दिया तो 6 बार गया। अब 6 का क्या करना है आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो यानी कि 6 पंचे 30 प्लस फिर आप यहाँ 12 चौक 48, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दे 7 चौक 28 प्लस 16 दिया 48, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 15 दिया 45, 15 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 15 दिया 45। ओके, अपॉन 4। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 139, और ये 48 है इंटू 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 139/48 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 192। तो इसका एवरेज आ जाएगा 139/192। देखिए आंसर में दिया हुआ है, जी हाँ 50 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, औसत निकालने के लिए आपको औसत का फार्मूला मालूम होना चाहिए, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो पद दिए हो उनको हमें ऐड कर लेना है, बटे जितनी संख्या है उससे हमें क्या करना है डिवाइड कर देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए।
किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत इतना है, तो लड़कियों का प्राप्तांकों का औसत बताना है आपको। देखिए, जो 18 लड़के हैं हमारे, उनके प्राप्त औसत कितना हमारा 16 है। उनका औसत कितना निकला आपका? औसत 16 है। तो अब कुल अंक निकालने के लिए कैसे करते हैं? 16 गुणे 18। ये तो हमारा 16 तो औसत दिया हुआ है। अब जो अंक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे ना, 16 इंटू 18। तो अब जब 16 18 को गुणा करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा? 288। अब ये लड़के 18 लड़के हैं ना, का औसत 16 है, तो अंक पूछा है तो 288 अंक। अब हम इसने बोल दिया है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थी हैं। देखिए, 30 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया हुआ है? 30 विद्यार्थियों का औसत दिया है 18.1। ओके, 30, देखो कुल विद्यार्थी हमारे कितने? 30 हैं, उसमें 18 लड़के निकल गए। लड़कियों का बताना है आपको। जब 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 18.1। तो 30 विद्यार्थियों का कुल अंक कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 18.1 में हम क्या कर देंगे? 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे कुल अंक कितने मिल जाएंगे हमको? 543। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे 18 लड़कों के टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 16। फिर कुल अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? 16 गुणे 18 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 288। इसके बाद हमारा उसने दिया है 30 विद्यार्थियों का औसत दिया हमारा 18.1, तो हमारा 30 विद्यार्थियों का दिया है 18.1। अब हम उनका कुल अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? 18.1 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 543। देखिए, 30 विद्यार्थी, उसमें 18 विद्यार्थी लड़के हैं। अब हमें लड़कियां निकालना है, यानी कि लड़कियों का औसत कैसे निकालेंगे? लड़कियों का अंक, यानी कि जो हमारा 543 जो कुल छात्र हैं, कुल छात्रों के जो अंक हैं माइनस जो 18 जो लड़के हैं उनके छात्रों का जो अंक है, 1 मिनट, 288, इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें लड़कियों की जो कुल प्राप्तांक है पता चल जाएगा आपको। तो लड़कियों का कुल प्राप्तांक कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे? 255। अब उसने आपसे पूछा है हमें औसत बताना है। जब 30 विद्यार्थी हैं, 18 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां बची? हमारी 12 लड़कियां। जो हमारी जो 12 लड़कियों का 12 लड़कियों का जो अंक आए हैं, कितने आए हैं? 255। हमें निकालना है औसत। 12 लड़कियों को क्या निकालना है? औसत। तो 255 अपॉन 12 जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21.25। ओके, तो यानी कि 12 लड़कियों का कुल औसत कितना निकलेगा? 21.25। देखिए, 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 21.25। आई होप आप सभी को एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ए का 1 दिन का काम पहले निकालते। ए का कितना काम है? ए का काम हम कितना निकालेंगे? ए ने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। ओके, बी ने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया है। आप क्या करेंगे? 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। जब आप 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 ही आएगा। अब आप क्या करें? 10 में जब 20 डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार। अब 20 में 20 का करेंगे तो कितना बार जाएगा? 1। यानी कि 2 दिन का काम जो ए ने 2 दिन में कितना, 2 दिन में 10 काम किया है, 1 दिन में कितना काम किया है? 20 काम किया है। अब दोनों का 5 दिन का काम निकालना है। कितने दिन का काम निकालना है? 5। यानी कि 2 1 3, दोनों का काम कितना हो गया? कुल टोटल काम कितना होगा? 3 इंटू 5 दिन का निकालना है, तो यानी कि कितना होगा? 5 दिया 15। यानी कि जो 15 काम है, मतलब 15 दिन साथ काम किए
और कितना काम है, 20 काम है। तो आपको क्या डिवाइड कर देंगे तो इसमें कितना भाग आ जाएगा, 3/4 भाग। ओके फ्रेंड्स, यानी कि तो एक साथ मिलकर काम करते तो काम का काम का 3/4 भाग समाप्त होगा। कितना भाग समाप्त होगा, 3/4 भाग। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 क्वेश्चन देखिए। देखिए जो आपका ये जो 52 क्वेश्चन है, मैंने ऐसे आपको लगा के बताया है। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है टाइप, तो अगर आप चाहते हैं तो हम दूसरा टाइप में एक और टाइप में बता देते हैं। तो अगर जो आपको सही लगे आप वो क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे एक दिन का काम कितना हमने मान लिया, एक मिनट। एक दिन का काम कितना, एक दिन का काम कितना है, 1/10 भाग मान लिया हमने। बी का कितना है, बी का 1/20 भाग है एक दिन का काम। तो 5 दिन का काम, तो 5 के यानी कि एक दिन का, तो 5 दिन का काम यानी कि 5/10 एक दिन का हो जाएगा, ए का होगा। अब प्लस बी का कितना हो जाएगा, 5/20। अब आपको 5/20, अब आपका करना 10 और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 15/20। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले जो एलसीएम बता गया, इस टाइम में लगाना चाहते हो आप, जैसा आपको समझ में आया, मैंने 2 टाइप बता दिया, आपको जैसा समझ में आया तो कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन देखिए। पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिनों में करते हैं। पी और क्यू एक कितने दिन में काम करते हैं, 7 दिन में काम करते हैं। पी क्यू से 2 गुना कुशल है। पी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग क्या करें, मान लो पी मतलब x दिनों में, अब बोल क्या रहा है, पी क्यू से 2 गुना कुशल है, यानी कि पी का काम x दिन में, पी का मान लिया x दिन में करता है, और क्यू कितने में करता है, 2x, क्योंकि पी क्यू से 2 गुना कुशल है। तो हमने मान लिया पी का काम पी का काम कितना है, x है, और क्यू का काम कितना है, 2x है। अब दोनों मिलकर कितने एक साथ काम करते हैं, 7 दिनों काम कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो आप लोग कैसे करें, 1/x प्लस 1/2x, यानी कि पी का काम एक दिन का प्लस क्यू का एक दिन का काम बराबर दोनों मिलकर 1/7 काम। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 1/7 काम करते हैं। अब आप यहाँ से क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 2x। जब हम x और 2x का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2x। x से x कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। अब ये 2x में 2x डिवाइड करेंगे, एक बार आएगा, एक का ऊपर गुणा कर देंगे, तो यहाँ 1 बराबर 1/7। हल करना तो आपको आता ही होगा फ्रैक्शन वाले। 2 कितना हो जाएगा, 3/2x बराबर 1/7। अब आप क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो x में यानी कि x यानी मैंने x p को माना था और p का ही कार्य पूछ रहा है, तो x बराबर आ जाएगा आपका 10.5 डेज। कितना आ जाएगा, 10.5 डेज। मतलब p अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 10.5 दिन में करेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। देखिए आ रहा है 10.5, जी हाँ, 53 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, 10.5 दिन में करेगा। ओके, सबसे पहले आप देखिए पी और क्यू यहाँ से पकड़िएगा, पी क्यू से 2 गुना काम करता है। 2 गुना मतलब कुशल है, मतलब अच्छा है। या तो मान लीजिए आप पी x दिन में काम करता है और क्यू 2x, यानी कि क्यू ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम, तो वो 2x दिन में काम करता है। अब एक दिन का काम, तो मतलब p का एक दिन का काम 1/x हो गया, और q का एक दिन का काम 1/2x हो गया, और दोनों का बराबर इक्वल करके 1/7 दोनों का काम हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। x को मैंने p माना था, मतलब p का कार्य x दिन में करता है, तो इसलिए x का आ जाएगा आंसर 10.5 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
54 क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ बताना है आपको। तो आपको साधारण ब्याज बराबर आपने सूत्र पढ़ा ही होगा। साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही तो होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। एक मिनट, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। यही तो होता है साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हमारा पता है आपको मूलधन कितना दिया हुआ है हमारा 5,000। कितना दिया हुआ हमारा मूलधन 5,000। दर हमारी कितनी दी हुई है 4% की। समय कितना दिया 2 वर्ष का अपॉन 100। अब यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज कितना निकल के आया, साधारण ब्याज हमारा यहाँ से निकल के आया 400। कितना निकल के आया 400। अब ये साधारण, अब आपको बताना 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे 1 वर्ष में, तो इसमें आपका क्या निकल आएगा 200। मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला आपको 200 रुपये। कितना मिला आपको 200 रुपये। अब आपको नेक्स्ट उसमें क्या बोल दिया है, ये तो हमारा कहाँ तक सवाल एक क्वेश्चन हल था हमने किया था, यहाँ तक कहाँ तक कर लिया, यहाँ तक आपका आंसर मतलब क्लियर हुआ। अब उसने कहा है वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। देखिए अब इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। इसमें साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज आपको पता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मैं आप फार्मूला लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट आपको इसमें पुटअप करके वैल्यू पुटअप करके बता रही हूँ। तो इसमें मूलधन तो आपको एक ही दिया हुआ है यानी कि 5,000 इंटू आपको दर कितनी दी हुई है 6.25। इसमें दर कितनी दी हुई है 6.25। पहले में दर 4% दी थी, आप कितनी दर दी है 6.25। और समय हमारा 2 वर्ष ही है दिया हुआ है अपॉन 100। अब ये जीरो से ये जीरो क्या हुआ हमारा कट जाएगा। अब हमारे से यहाँ से साधारण ब्याज कितना निकलेगा हमारा, यहाँ से हमारा साधारण ब्याज निकलेगा 625। कितना निकलेगा 625। अब इसका 1 वर्ष हमने पहले जब साधारण ब्याज 400 निकला था, फिर हमने 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला तो हमने क्या किया उससे 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आया 200। अब इसमें 625 निकल के आया साधारण ब्याज। अब इसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 312.50। कितना आ जाएगा 312.50। अब उसने लाभ पूछा है कितना लाभ हुआ, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो 312.50 माइनस जो ऊपर वाला कितना निकले था 200। यही तो निकला था पहला 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो जब दोनों में आप माइनस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 112.50%। जो 112.50 रुपये हुआ, इतने का हमारा क्या मिला लाभ मिला। जो हमारा जो 4% की अपेक्षा 6.25 यानी कि 6.25% ब्याज पर उधार अन्य व्यक्ति को देने के व्यक्ति को कितने % का लाभ मिलेगा 112.50 रुपये का लाभ मिलेगा। देखिए फिफ्टी 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 112.50। आई होप आपको क्लियर हुआ। देखिए एक व्यक्ति का साधारण ब्याज 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। यानी कि हमें यहाँ से साधारण ब्याज निकालना है और फिर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज निकाल लिया, फिर मैंने 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला। ब्याज निकालने के बाद जो 1 वर्ष का होता है उसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल के आ गया।
इसके बाद उसने पूछा हुआ है इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो अब हमने सेकेंड जब हमने फार्मूला ऐड किया तो 5,000 मूलधन दिया ही हुआ है, इसके बाद दर 6.25 दी हुई है और वर्ष हमारा 2 है। तो यहाँ से भी मैंने पहले साधारण ब्याज निकाला, इसके बाद 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला 2 का, और फिर दोनों अब लाभ पूछ रहा है तो आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको लाभ पता चल जाएगा, हमको इतने रुपए का लाभ मिला। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर होते चल रहा होगा। फिर भी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए 55 क्वेश्चन देखिए। ₹2,000 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करनी है आपको। कितने वर्ष की? तीसरे वर्ष की। देखिए सबसे पहले आप फार्मूला लगाइए। मूलधन आपको दिया हुआ है ₹2,000, 40% आपकी ये दर दी हुई है। अब 3 वर्ष के लिए ब्याज सबसे पहले निकालिए 3 वर्ष के लिए ब्याज। किसने? 1 मिनट। 3 वर्ष के लिए ब्याज, इसमें हो जाएगा मूलधन हो जाएगा सबसे पहले P 1 प्लस R/100 की पावर क्यूब माइनस 1 पूरे की पावर 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 1 है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? फार्मूला लगाया। अब यहाँ पे ऐसे अब आपको पता है मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ हमारा ₹2,000। इसके बाद 1 प्लस आर हमारी कितनी दी हुई है? 40। आर माने यानी कि दर हमारी कितनी हुई? 40%, 40/100 की पावर क्यूब यानी कि 3 वर्ष के लिए निकालें, यानी कि 3 हो जाएगा वर्ष, यानी कि समय यहाँ पे टी होगा। ओके फ्रेंड्स, समय कितना होगा? 3 वर्ष, जिसके लिए -1 ये पूरा का क्वेश्चन। इसके बाद इसको हल करेंगे। यहाँ पे 2,000 हुआ, इसको हल करेंगे आपको तो यहाँ पे कितने निकलेगा? देखिए ये 0 से ये 0 घटा दीजिए आप। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे यानी क्या आ जाएगा? 5 गन्नम 5, 7/5 कितना आ जाएगा यहाँ से? 7/5 की पावर कितना? 3 माइनस इसका गुणा। अब ये 2,000 का इसमें भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये 2,000 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये बड़ा वाला ब्रैकेट खोल दिया है। तो इसकी वैल्यू आई हमारी, इसकी वैल्यू आई कितनी? 7/5 का क्यूब। तो इसमें सबसे पहले इसका यानी कि जो 2,000 है इस पर भी मल्टीप्लाई है और इस पर भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब आप इसको क्या करें? हल कर दीजिए। जब आप इसको हल करेंगे, ये इस वाली वैल्यू को जब 2,000 × 7/5 × 7/5 इसको 3 बार लिखना है। 7/5 × 7/5 × 7/5, तो आपको 5,488 माइनस 2,000। तो इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,488 रुपये। अब आपको ऐसे ही निकालना है दूसरे वर्ष के लिए। अभी मैंने कितने वर्ष निकाले? 3 वर्ष। अब दूसरे वर्ष के लिए कितने निकालना है? दूसरे वर्ष के लिए निकालना है। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना कैसे निकालेंगे? मूलधन 2,000 हुआ हमारा मूलधन, 1 प्लस R/100 की पावर 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 हो जाएगा। -1 मैंने बताया था, अब इसको बड़ा कोष्ठक कर दिए तो यहाँ 1 ऐसे लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये हो जाएगा 2,000 या 1 प्लस 40, दर 40 दी हुई है ना, 40/100 की पावर 3 माइनस, अब बड़ा कोष्ठक हटा, अब यहाँ पे -1 करेंगे दूसरे वर्ष के लिए निकालने के लिए, हो जाएगा 2,000। यहाँ से भी कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 7/5। कितना निकल के आ जाएगा? 7/5 माइनस 2,000। जब आप इसको हल करेंगे, मैं इसको यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। मैं इसको यहाँ पे इरेज करके ऊपर ही लगा रही हूँ।
देखिए यहाँ पे सबसे नीचे मैंने क्या लगाया था, 2000 इंटू 7/5 माइनस 2000। तो यहाँ पे ये जो अब जब इसको हल करेंगे, इस वैल्यू को जब आप हल करेंगे, इस वैल्यू को 2000 इंटू 7/5 की पावर 2 है यहाँ पे, सॉरी हमने 3 कर दिया, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, पावर 2। ओके फ्रेंड, जब आप इस वैल्यू को हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3920 माइनस 2000। फिर यहाँ से कितनी आ जाएगी दूसरे वर्ष की वैल्यू, कितने रुपए हो जाएगा, 1920 रुपये। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए यानी कि जो तीन वर्ष के लिए जो हमने ब्याज निकाला था, कितना आया था हमारा, 3488 माइनस, और जो दूसरे वर्ष का हमने ब्याज निकाला वो कितना आया, 1920 रुपये। अब दोनों का आप माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1568 रुपये। कितने वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। ऐसे आप इसको करेंगे। देखिए आ रहा है 1568। जी हाँ, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 56 क्वेश्चन देखिए। एक समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज है। ओके फ्रेंड्स, त्रिभुज में आधार, ज्यामितीय आधार से ये जो हमारा क्या है, यहाँ पे मान लिया ए बी और ये सी, हमारा आधार ये होता है, लंब ये होता है, कर्ण हमारे ये तो सबको पता होगा, ये हमारा आधार है, ये लंब, ये कर्ण है। तो अब उसने बोला है, एक मिनट, अब बोला है आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि आधार को x मान लिया, अभी 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो यानी कि x + 4। कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लंब है इससे 4 सेंटीमीटर, यानी कि x + 4 है, और फिर +4 हो जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, x + 8। क्लियर हुआ आपको। ज्यामितीय आधार से लंब x सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि आधार हमने x मान लिया, लंब इससे x बड़ा है, यानी कि x + 4 है सेंटीमीटर है। ओके, अब जो ये लंब है इससे भी बड़ा है कर्ण 4 सेंटीमीटर, तो जैसे अब हमने लिखेंगे x + 4 तो हमारा लंब हुआ और कर्ण भी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 8। तो वही हमने x + 8 यहाँ पे कर्ण। अब कर्ण की गणना करना है, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक मिनट, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, x + 8 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x दिया गया उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जिसको आ रहा हो इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए अपनी कॉपी में, मैं भी निकाल रही हूँ। जिसको नहीं आ रहा वो आप यहाँ से देखिए, मैं निकाल के दिखा रही हूँ। जैसे x + 8 की पावर 2 है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab, यही तो पढ़ा आपने फार्मूला a + b, यानी कि a यानी x है, b यानी कि 8 है। अब आपको यही फार्मूला यहाँ पे ऊपर क्या अप्लाई करना है। इस फार्मूला को मैं कर दे रही हूँ, x + 8 है, यानी कि यहाँ पे a² मानी x² + 8 64 + 16x, यानी कि a² + b² + 2ab। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बराबर x² + 4 16 + 8x + x²। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये x² यहाँ पे प्लस का ये जो भी यहाँ आया था ये क्या हो, कट जाएगा। अभी 64 है यहाँ पे, ये 64 है, यहाँ पे कितना है, ये 16 है। तो जब आप 64 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, आपका 6 4 10 0 से ले 6 1 7 1 8, कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी एक मिनट,
अभी काटते नहीं हैं, अभी एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, अभी ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए पक्षांतर करके लाते हैं, पक्षांतर करके आपको पता मालूम होगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x, ये जो बराबर में प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस प्लस का 16, ये माइनस का 16 आ जाएगा, ये प्लस का पक्षांतर इधर करेंगे ना बराबर इधर, तो ये माइनस का 8x आ जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ की नहीं कि यहाँ पे पक्षांतर, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब ये x से x कट गया। ओके फ्रेंड, ये जब 16x में 8x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8x प्लस, क्योंकि 64 में जब हम 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है बराबर 0। अब हमें एक्स स्क्वायर को इधर लाना है, तो ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 8x है प्लस का 48 बराबर 0। अब इसको प्लस को इसको ये बनाना है, तो हमें ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर, अब ये जो माइनस है उसको प्लस में कर देंगे, जो प्लस है उसको माइनस बंद कर, तो माइनस, ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है इसको प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ भी प्लस का है तो ये भी माइनस का बराबर 0। अब आपको फैक्टर करना तो आता ही होगा। अब आपको 48 कैसे फैक्टर करना है कि 8, आपको 8 जोड़ने या घटाने से 8 मिले, तो आपको कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 12 आएगा, यहाँ से यहाँ पे प्लस का 4 लेंगे तो यहाँ से x माइनस 12 आएगा बराबर 0। अब x माइनस 12 को आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक x की वैल्यू निकलेगी 12, एक x की वैल्यू निकलेगी कितनी -4। -4 में वैल्यू लेते नहीं, जो प्लस वाली होती है उसकी वैल्यू, यानी कि कर्ण हो गया कितना, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, इधर जगह नहीं थी ना, तो यहाँ पे x माइनस 12 है इक्वल टू 0, तो यानी कि x बराबर 12। अब ये जो यहाँ पे x है कर्ण की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x 12 है प्लस 8, यानी कि 12 8 कितने होते हैं, 12 8 20 होते हैं। देखिए आंसर में दिया हुआ है 56 का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, नहीं सॉरी ए, 12 ए। ओके फ्रेंड्स, बस आपको कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर आपको पता ही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बस आप उसकी वैल्यू रख दीजिए और x का मान निकाल लेंगे। जब आप x का मान निकालेंगे तो उसको कर्ण की पूछ रहा है वैल्यू, तो कर्ण x प्लस 8 दिया, x आपको निकल के आ गया 12 और प्लस 8, यानी कि 12 8 कितना होता है 20 होता है, सॉरी ये 12 नहीं होगा 20 होगा इसका आंसर। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 57 क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58, उसमें से 58 है, उसमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था। बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य बताना है आपको। देखिए अब जो बाकी बचे, एक मिनट, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य। अब आप माना कुल मतलब कक्षा में छात्र कितने हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या 100 है, कितनी हमारी 100 है। मान लो हमारे कितने छात्र हैं 100 छात्र हैं। ओके फ्रेंड्स, और मान लिया कक्षा में छात्रों की संख्या हमारी कितनी है 100 है और 50 छात्रों द्वारा अंकों का माध्य, 50 छात्रों का माध्य कितना हमने हो गया निकाला 50, एक मिनट, 50 छात्रों का माध्य हो जाएगा हमारा कितना, मान लिया मैंने x,
कितना मान लिया हमने, x। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए उसने कहा है 20% द्वारा अंकों का माध्य कितना है, 60 है, यानी कि 20 का है कितना है, 20% 60 है। एक मिनट यहाँ से बता रहे थे, स्टार्ट करते हैं। 20 इंटू 60, 20% का कितना है, 60 है, प्लस 30% का कितना है, 30% का हमारा कितना है, 40 है माध्य, प्लस 50%, 50 जो हमारा जो 50 छात्रों का कुल अंक माध्य कितना है, x है, बराबर जो हमारा ये छात्रों की संख्या कितनी थी, छात्रों की संख्या हमारे माना था मैंने 100, उसका माध्य कितना दिया हुआ है, 58। बस आपको इसी को हल करना है, बस और भी कुछ भी नहीं हुआ है। आप मान लेंगे, माना कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 100, और शेष छात्रों का जो औसत माध्य है, हमारे जो अंकों का माध्य है हमने मान लिया x मान लिया। अब जब 20% छात्रों का माध्य 60 दिया हुआ है और 30% छात्रों का माध्य 40 दिया, दोनों को ऐड करेंगे और 50% जो छात्रों का माध्य दिया हुआ हमने माना था x मान लिया था, इक्वल टू जो हमने छात्रों की संख्या 100 मानी थी और उसका माध्य हमें दिया हुआ है 58, बस उसको क्या हमें इक्वल करके कर देना है। अब हमें बस यहाँ से 20 और 60 का क्या करना है, 1200 आ जाएगा, यहाँ से 4 3 1200 यहाँ भी आ जाएगा, 50x यानी 50 गुणे x करेंगे तो 85 x तो आएगा, इक्वल टू 5800, कितना आ जाएगा, 5800। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको पता 1200 आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और जितना आएगा उसमें 5800 में माइनस कर देंगे और 50 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। देख ली, करे दे रहे हैं, 50x बराबर 5800, 1200 कितना हो जाएगा, 2400। तो 50x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5800 में जब हम 2400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3400। अब क्या करेंगे, आप यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3400 अपॉन 50, तो अब x बराबर क्या निकल आएगा आपका, 68, यानी कि जो शेष छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य है कितना है, 68 है। शेष छात्रों का औसत मार्क कितना होगा, 68, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, 68। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, आप लोग देखिए, दिया गया है पूरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है 58 में, क्वेश्चन देखिए, दिया गया पाई ग्राफ वर्ष 2017 में मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ की थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितने की हुई है। तो वीवो कंपनी के देखने कितने परसेंट है, वीवो कंपनी 6% दिया हुआ है 2017 में। देखिए तो आप लोग कैसे निकालेंगे, 6% का क्या, 5000, कुल बिक्री कितनी की थी, 5000, एक मिनट, बहुत ईजी है, कुल बिक्री कितने की थी हमारी, 5000 करोड़ की थी, इंटू 6% वीवो कंपनी द्वारा है तो 6%, 6/100, बस ये जीरो से ये जीरो काट देंगे तो यहाँ से कितना हमको मिल जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि 300 करोड़ वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री हमारी कितनी करोड़ की थी, 300 करोड़। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस 300 करोड़ की। बस आपको 5000, जो 5000 करोड़ है उसका 6% वीवो कंपनी कर रही बिक्री, तो 5000 का 6% आप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितनी थी, 300 करोड़ की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 59 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत, यानी कि जो ये निरक्षर लोग हैं ये इनका कुल हमें प्रतिशत निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इसका प्रतिशत, देखिए
साक्षर यहाँ पे सबसे पहले जो शहर ए है इसमें 200 जनसंख्या है, 150 साक्षर है, 50 निरक्षर है। ओके फ्रेंड्स। अब जो हमारा शहर बी है उसमें साक्षर 200 हैं और निरक्षर 100 हैं, तो यानी कि हमारे जो जनसंख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 300। एक मिनट, तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या हो जाएगी 300। जब 300 जनसंख्या थी तब तो 200 साक्षर हुए, 100 निरक्षर। इसके बाद हमारा जो सी हमारा शहर है उसमें जनसंख्या 150 है, साक्षर हमारा 50 है, निरक्षर हमारी कितनी है 100 है। जो शहर डी है उसमें 120 जनसंख्या है। ओके फ्रेंड्स। उसमें से हमारे क्या है 90 निरक्षर है, साक्षर जब कितने हो जाएंगे 30। भाई 120 जनसंख्या है उसमें 90 निरक्षर हो गए, साक्षर हमारे कितने 30 ही तो हुए। ओके फ्रेंड्स। अब हमको क्या करना है, जो हमारा निरक्षर है उनको क्या कर कितने मतलब हमें जो शहर के पूरे कुल टोटल निकाल लेना है, यानी कि 50, 100, 100, 90, इनको हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 340। जब हम इन निरक्षर लोगों को क्या करेंगे कुल करेंगे तो हमारा 340। अब हमको बताना है निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत, यानी कि जो हमारे निरक्षर बटे कुल जनसंख्या हमारी कितनी है। ये जो हमारी जनसंख्या है इनको क्या कर लेंगे आप ऐड कर लो तो आपको कुल जनसंख्या मिल जाएगी। कुल जनसंख्या यानी कि 770। ओके। अब 10 प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ। यहाँ से जनसंख्या आप निकालो, यानी कि 200, 300, 150, 120 आप चारों को जोड़ लीजिए। जब आप चारों को जोड़ेंगे तो आपको निकलेगा 770 रुपये। फिर आप निरक्षर लोगों के जो कितने निरक्षर हैं उनको जोड़ लीजिए। जब आप निरक्षर जोड़ेंगे तो उसमें निकलेगा 340। अब हमें प्रतिशत निकालना है निरक्षर लोगों का, तो ऐसे ही तो निकालेंगे निरक्षर जितने निरक्षर लोग हैं अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 100। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से ये 0 से 0 काट दें और आपसे यहाँ से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 44.2%। कितना आ जाएगा 44.2%। देखिए 59 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 60 एंड लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको पूरा प्रयास किया है कि पॉइंट समझाने का, फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। और आप लोग प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, और हम आपको अगर आप वही वैसे देंगे तो मैं आपको आगे भी क्लास दूंगी, जिससे आपको और जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ बस ऐसे ही आपको आपको देखने को भी मिलेंगे एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, लास्ट है, पूरा देख। ये हमारा क्या पाई चार्ट दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, दिया गया ग्राफ एक्स शहर में वर्ष 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को 1000 में दर्शाता है। यानी कि जो ये 21, 27, 15, 32 दिए, तो ये जैसे 27 है तो ये 27,000 दिया है, 15 है तो 15,000, ये 22 है तो 22,000 ऐसे दिया हुआ है। मतलब उसने बता दिया, लिखा नहीं है पूरा, बता दिया 1000 में दिया हुआ है। नोट ये बोला है उसने, चार्ट में पहला स्तंभ, ये जो 2 स्तंभ दिखा रहा है आपको, एक ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है और एक आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। जो पहला ब्राउन कलर का है वो बाइक को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, बाइक को। और जो ब्लैक वाला है वो कुल वाहनों को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, तो दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017, यानी कि जो मार्च है, ये वाला मार्च, ये जो मार्च है, मार्च 2000 बाइक के अतिरिक्त पंजीकरण वाहनों की संख्या। अब देखिए, इसको पहले हम ऐसे बता दिया था आपको। ये जो मार्च है हमारा, यहाँ पे जो हमारा कुल वाहन कितने हैं 25,000। ओके फ्रेंड्स, कुल वाहन कितने हमारे 25,000, क्योंकि आपको पता है ना उसने बोल दिया 1000 में दर्शाता है। सॉरी, मार्च में है ना। ओके, और इसके बाद 2000 ये जो 17 में ये जो हमारा बाइक है तब ये कितने को दर्शाता है 15,000। कितने को दर्शाता है 15,000। तो आप क्या करें, माइनस का 15,000 कर दें, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको 10,000।
यानी कि दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकरण वाहनों की संख्या कितनी थी? 10,000। बस आपको क्या करना है, बस जो हमारी पहला जो कुल वाहन है, कुल वाहन में हमने बाइक वाला जो बाइक है उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा जो अतिरिक्त वाहनों की संख्या है वो हमारी निकल के आ जाएगी। क्या हो जाएगी? 10,000। इसलिए 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 10,000। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।